नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले कुछ वीडियोस में पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया, पाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के संबंध में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, भारत में धातुओं का प्रयोग कब और कहाँ प्रारंभ हुआ, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। संभवतः जो नवपाषाण काल के अंतिम वर्षों में धातुओं का आविष्कार और उनका सीमित उपयोग है वो प्रारंभ हो गया था। भारत में धातुओं में तांबे का प्रयोग है वो सर्वप्रथम हुआ, अर्थात मनुष्य ने भारत में जो सर्वप्रथम जो धातु प्रयुक्त की थी वो संभवतः तांबा थी। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि संभवतः मनुष्य ने सबसे पहले सोना खोज निकाला था, परंतु सोने से हथियार एवं औजार नहीं बनाए जा सकते थे। उसका प्रयोग केवल आभूषणों के लिए किया जा सकता था। वहीं भारत में जो धातुओं में तांबे का प्रयोग है वो सर्वप्रथम हुआ। ये धातु पत्थर की अपेक्षा अधिक सुंदर, सुडौल और चिकनी थी। इसे सांचे में पिघलाकर मन के अनुकूल कोई भी रूप दिया जा सकता था और टूटने पर जोड़ा भी जा सकता था तथा आवश्यकता अनुकूल छोटी बड़ी चादरें बनाई जा सकती थी और उनसे छोटे बड़े टुकड़े काटे जा सकते थे। इस प्रकार इस धातु का एक ही अंश पिघलाकर और या पीटकर अनेक रूपों में परिवर्तित किया जा सकता था। तांबे को खानों में से ढूंढ निकालना और गलाकर सांचे की सहायता से विविध प्रकार के उपकरण तैयार करना मनुष्य की प्रखर मेधा एवं रासायनिक ज्ञान का परिचायक है। इसे धातुकालीन मनुष्य ने दीर्घकाल के परिश्रम और अनुभव के पश्चात ही प्राप्त किया होगा। विद्यार्थियों, जो पाषाण की तुलना में तांबा अधिक उपयोगी अवश्य था, परंतु कठोर कर्मों के लिए तांबा अधिक उपयोगी नहीं था। कठोर कार्यों के लिए तांबा अधिक उपयोगी नहीं था। अतः मनुष्य ने तांबे से भी कठोर धातु की आवश्यकता महसूस करके इस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु उसने एक नवीन धातु का आविष्कार किया और वो जो धातु थी वो थी कांसा। कांसा एक मिश्रित धातु थी जो कि तांबे में टिन के मिश्रण से तैयार की जाती थी। कांसा जो मिश्रित धातु थी उसमें 8 भाग तांबा और 1 भाग टिन मिला के उसको तैयार किया जाता था। विद्यार्थियों, धातु सामग्री के साथ साथ पाषाण सामग्री का प्रयोग भी लंबे समय तक चलता रहा। इसलिए इस युग की सभ्यता को नवपाषाण ताम्रयुगीन संस्कृति के नाम से संबोधित किया जाता है। सिंध, बलूचिस्तान, मकरान आदि के क्षेत्रों में जिन प्राचीन ग्रामीण सभ्यताओं का पता लगा है उनमें कांस्य की ही प्रधानता थी, इसलिए उनको प्राय कांस्य युगीन सभ्यताएं ही कहते हैं। ताम्र कांस्य सभ्यता का प्रारंभ और विकास उत्तर भारत में ही हुआ। उत्तरी भारत में जो पाषाण काल के पश्चात उत्तरी भारत जो था वहाँ पाषाण काल आया पहले, उसके बाद क्रम से ताम्र काल आया, फिर कांस्य काल और उसके बाद युग आया था, लौह युग आया था। जबकि दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद सीधा लौह युग आ गया था। अब हम ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग शुरू हो गया था, हमने अभी पढ़ा था, और मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो पहली धातु थी वो तांबा थी। ताम्र पाषाण युग उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग बहुतायत से होने लगा। अतः इसे ताम्र पाषाण युग या ताम्र पाषाणिक युग कहते हैं। तांबा और पाषाण का युग, अर्थात तांबे के औजार भी बनते थे, साथ साथ पाषाण के उपकरणों का भी प्रयोग होता था, तो ताम्र पाषाण युग संयुक्त नाम इसका रख दिया गया। जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया उसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। अर्थात इसमें पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था, दोनों तांबा और पत्थर दोनों के उपयोग की जो अवस्था थी वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत थी। तकनीकी तौर पर जो ताम्र पाषाण युग है वो हड़प्पा की कांस्य संस्कृति से पहले के चरण का द्योतक है।
लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों में हड़प्पा संस्कृति के बाद ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ हुआ। अब ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति के कालीन जो संस्कृति है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस काल के मनुष्य का जो मुख्य कार्य था वो पशुपालन और कृषि ही था। इस काल की जो प्रमुख फसलें थी, फसलों की बात करें तो गेहूँ, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, काला चना, हरा चना, मटर, कपास इत्यादि फसलों की कृषि की जाती थी, इत्यादि फसलें हैं वो बोई जाती थी। महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के किनारे स्थित नवदा टोली में लगभग सभी अनाज पाए गए हैं और यहाँ से बेर और अलसी का उत्पादन का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है नवदा टोली से। दक्कन में कपास उपजाने लायक काली मिट्टी में कपास का उत्पादन किया गया और निचले दक्कन में राई, बाजरा और कई मोटे अनाज का उत्पादन भी किया गया। पूर्वी भारत में देखें तो बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाले कांटे पाए गए, साथ ही जहां हमें चावल भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि पूर्वी क्षेत्र के ताम्रपाषाण युगीन लोग मछली और चावल खाया करते थे, जो कि अब भी देश के उस हिस्से में एक लोकप्रिय आहार है। पशुपालन में बात करें तो गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस पालन इत्यादि किया जाता था और हिरणों का शिकार भी इस काल का मनुष्य करता था। ऊंटों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः वे घोड़े से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण कालीन लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। इस काल के औजारों की बात करें तो छोटे औजारों का इस्तेमाल इस काल का ताम्रपाषाण काल का मनुष्य करता था और ये जो औजार थे ये पत्थर के बने होते थे, अधिकांश थे, जिनमें पत्थर की ब्लेड एवं अन्य धारदार औजार महत्वपूर्ण थे। कई जगहों पर विशेष रूप से दक्षिण भारत में पत्थर की ब्लेडों के उपकरण विकसित हुए और पत्थर की कुल्हाड़ियों का उपयोग भी जारी रहा। अन्य समकालीन ताम्रपाषाण कालीन कृषि संस्कृतियों के विपरीत आहड़ में लगभग कोई माइक्रोलिथिक उपकरण, माइक्रोलिथिक अर्थात पत्थर के छोटे औजार, इनका इस्तेमाल नहीं हुआ आहड़ में। यहाँ तांबे के चद्दर से बनी सीधी कुल्हाड़ी, चूड़ी, पत्थर आदि वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई है। हालांकि एक कांस्य धातु की चद्दर भी मिली है आहड़ से। तांबा स्थानीय रूप से आहड़ में उपलब्ध था तथा आहड़ के लोग प्रारंभ से ही धातुओं को गलाने और धातु संबंधी तकनीक का प्रयोग करते थे। और आहड़ जो है राजस्थान का स्थल है जो उदयपुर के पास है। आहड़ का मूल नाम तांबावती या तांबा का स्थान ही था। आहड़ संस्कृति जो है वो 2100 से 1500 ईस्वी के बीच की मानी जाती है। नेक्स्ट है मृदभांड। मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन। ताम्रपाषाण युग के लोग मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिनमें से जो कि काले और लाल रंग के थे और ये बर्तन चाक पर बनते थे। कभी कभार इन पर सफ़ेद रंग की रैखिक आकृतियाँ भी बनाई जाती थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोगों ने टोंटीनुमा पानी के बर्तन और स्टैंड वाली थाली और स्टैंड वाले कटोरों का निर्माण भी किया। आवास। आमतौर पर इस काल का जो मनुष्य था वो ईंटों से परिचित नहीं था। विरले ही कभी कभी पक्की ईंट का इस्तेमाल हुआ, जैसा कि ईसा पूर्व 1500 के आसपास गिलूंड में है जो पक्की ईंट का इस्तेमाल हुआ था। गिलूंड राजसमंद में पड़ता है, राजस्थान का ताम्रपाषाणिक स्थल है गिलूंड। कभी कभी घर मिट्टी की ईंट के बनाए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर जो घर होते थे वो फूस और टाट को लीप पोत कर बनाए जाते थे, जो कि
झोंपड़ीनुमा लगते हैं। हालांकि आहड़ में जो लोग हैं वो पत्थर के घरों में रहते थे, अर्थात आहड़ के लोग पत्थर के घर भी बनाते थे। पश्चिम महाराष्ट्र के इनाम गांव से चूल्हे और वर्ताकार गड्ढेनुमा मिट्टी के घरों की भी खोज की गई है। इनाम गांव से 4 आयताकार और 1 वर्ताकार अर्थात 5 कमरों वाला एक घर भी पाया गया है। यह बस्तियों के केंद्र में स्थित था। ये जो घर था 5 कमरों वाला घर इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। ये बस्ती के केंद्र में था और संभवतः उस बस्ती के प्रमुख का घर हो सकता है। इसके पास निकटवर्ती भंडारगृह में अन्य लोगों द्वारा प्रदत्त अनाज को भंडारित किया जाता होगा। लगभग 100 से अधिक घरों और कब्रों को मिलाकर इनाम गांव बड़ी ताम्रपाषाण बस्ती थी। कला और शिल्प की बात करें इस काल के लोगों के, तो वे लोग ताम्र और पत्थर शिल्प के बेहद कुशल कारीगर भी थे। औजार, हथियार और तांबे की चूड़ियों के निर्माण का भी पता चला है। उन्होंने कार्नेलियन, स्टीटाइट अर्थात सेलखड़ी और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे कम मूल्य वाले पत्थरों की मोतियों का निर्माण भी किया। इनाम गांव में कुम्हार, लोहार, हाथीदांत निकालने वाले, चूना निर्माता और टेराकोटा के कारीगर भी थे। इस काल के मनुष्य के वस्त्रों की बात करें तो मालवा में बुनाई वाले यंत्र की खोज से स्पष्ट है कि उन्हें कताई और बुनाई का भी ज्ञान था। सूती रेशम और सेमल रेशम जो कि कपास के पेड़ से प्राप्त होता था से बने कपास, सूत और रेशमी धागे महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं, जो कपड़ा निर्माण की कुशलता के द्योतक है। अंतिम संस्कार अर्थात अंत्येष्टि की बात करें तो महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अस्थि कलश में अपने घर के नीचे उत्तर दक्षिण की स्थिति में लेटाकर समाधिस्थ करते थे और परलोक में इस्तेमाल के लिए मृतकों के साथ बर्तन और कुछ तांबे की वस्तुएं भी कब्र में डाली जाती थी। वहीं दक्षिण भारत में मृत शरीर उत्तर पश्चिम की दिशा में करके रखा जाता था। धर्म या धार्मिक संप्रदाय के बारे में बात करें तो महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियों से ज्ञात होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग माता देवी की पूजा करते थे और पूजा के लिए मिट्टी की कुछ बगैर पक्की हुई नग्न मूर्तियों का भी उपयोग करते थे। पश्चिम एशिया में पाई गई मूर्तियों के समान ही माता देवी का एक चित्र इनाम गांव में भी प्राप्त हुआ है। मालवा और राजस्थान में विशिष्ट ढंग के टेराकोटा सांडों की मूर्तियां दर्शाती है कि सांड एक धार्मिक पंथ का प्रतीक था। इस काल के मानव के सामाजिक जीवन या समाज की बात करें तो समाज में सामाजिक असमानताओं की है वो शुरुआत हो चुकी थी, जो कि बसआउट के प्रकार और अंत्येष्टि की प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाता है। जो बड़ी बस्तियां थी वो छोटी बस्तियों पर शासन करती थी तथा बड़ी और छोटी दोनों बस्तियों में समाज प्रमुख और उनके रिश्तेदार जो आयताकार घरों में रहते थे वे गोलाकार झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों पर अपना वर्चस्व है वो बनाए रखते थे। इनाम गांव में कारीगर पश्चिम किनारे पर रहते थे और यहाँ के समाज प्रमुख केंद्र में रहते थे। इससे वहाँ के रहवासियों के बीच सामाजिक दूरी का भी पता चलता है। भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के बारे में बात कर लेते हैं, अर्थात भारत में ताम्रपाषाण युगीन प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो पश्चिम भारत में देखें तो यहाँ क्वेटा, अम्ब्रीनल और कुल्ली तथा जोब नामक स्थलों से है वो ताम्रपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान या राजस्थान की बात करें तो आहड़, गिलूंड और गणेश्वर नामक स्थानों से ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में जोरवे, नेवासा, सोनगांव, देमाबाद, चंदौली तथा इनाम गांव है वो ताम्रपाषाणिक स्थल है। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा, कायथा और अरण नामक स्थल है ताम्रपाषाणिक स्थल है। पूर्वी भारत की बात करें तो चिरांद जो कि बिहार का स्थल है, पांडुराजा, डिब्बी और महिषदल पश्चिम बंगाल, सेनवार, सोनपुर
तथा ताराडी है बिहार, वहीं खेराडी है, और नरहन पूर्वी उत्तर प्रदेश के ताम्रपाषाणिक स्थल है। जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति क्या थी? तो पश्चिम महाराष्ट्र के जो सभी क्षेत्र हैं, जोरवे, नेवासा, देमाबाद, चंदोली, सोनगांव, गांव इत्यादि जो क्षेत्र हैं, जोरवे नाम से संबंधित जोरवे संस्कृति पर आधारित हैं, जो कि अहमदनगर जिले में गोदावरी की एक सहायक नदी परवरा के किनारे स्थित थी। जोरवे संस्कृति परवरा के किनारे स्थित थी। ये बहुत कुछ मालवा संस्कृति से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्यमान है। जोरवे संस्कृति अनुमानतः 1400 से 700 ईस्वी पूर्व तक विदर्भ के हिस्सों और कोंकण के समुद्र तटीय क्षेत्रों को छोड़कर आधुनिक महाराष्ट्र में फैली रही। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, परंतु देमाबाद और इनामगांव जैसी इसकी कुछ बस्तियां लगभग शहरीकरण के चरण में पहुंच चुकी थी। महाराष्ट्र के ये जो जोरवे संस्कृति के सभी स्थल है वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित थे। इनमें ज़्यादातर भूरी और काली मिट्टी थी, जिनमें बेर और बबूल के कंटीले पेड़ पौधे थे, लेकिन वे नदी मार्ग में पड़ते थे। इसके अलावा हमारे पास नर्मदा पर स्थित नवदा टोली स्थल भी है। अधिकतर जो ताम्रपाषाण के तत्व है वो दक्षिण भारत में नवपाषाण स्थलों में ही मिले। पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण कालीन स्थलों की बात करें तो पिगट महोदय ने भारत के सिंध और बलूचिस्तान की ग्रामीण सभ्यताओं को 4 वर्गों में बांटा है। पहला है क्वेटा संस्कृति, जो कि बोलन के दर्रे में प्राप्त अवशेषों के आधार पर है। विद्वानों के कथनानुसार भारत की ताम्र युग की सभ्यताओं में क्वेटा सभ्यता है वो सबसे अधिक पुरानी है। दूसरी है अमृनल संस्कृति, जो कि इसके जो अवशेष है अमृनल संस्कृति के सिंध में अमरी नामक स्थान पर तथा बलूचिस्तान में नल नदी की घाटी में उपलब्ध अवशेषों के आधार पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कुली संस्कृति, जो कि बलूचिस्तान में कोलबा नामक स्थान से प्राप्त अवशेषों के आधार पर प्रचलित है। जोब संस्कृति, जो कि उत्तरी बलूचिस्तान की जोब घाटी में उपलब्ध अवशेषों के आधार पर निर्मित है जोब संस्कृति। तो विद्यार्थियों, आज हमने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।